हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग मेंसन में यानली का शादी का जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था। जिन जिसन मैरिज हॉल में यानली के लिए वेट कर रहा था। दूसरी तरफ वोंग जी था जो कि शादी में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला था। उसे बस ये था कि वो कब जाके विंग से मिले और विंग को एक बार देखे। वोंग जी इतना तेज़ ड्राइव करता है कि 3 घंटे का रास्ता उसने लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। लैनी जो कि वोंग जी के कार में बैठी थी बार बार वोंग जी को मार रही थी और कह रही थी कि धीरे चलाओ धीरे चलाओ। वोंग जी थोड़ा सा कार स्लो करता है लेकिन अगले ही पल वो फिर से फुल स्पीड में कार को दौड़ाने लगता है। जैसे जैसे वोंग जी जियांग मेंसन के करीब आता जा रहा था तैसे तैसे वोंग जी के दिल का बेचैनी बढ़ रहा था। मैडम ये कार के छोटा सा टीवी ऑन कर देती है ताकि वो सब कुछ देख सके कि आखिर जियांग मेंसन में क्या हो रहा है। सिचन और लैन जिरन पहले ही पहुंच गए थे। लैन ईवी उनके साथ ही निकल जाती लेकिन बस वोंग जी के चक्कर में वो भी लेट हो गई। लेकिन अब उन्हें नहीं लगता कि जिस स्पीड से वोंग जी गाड़ी दौड़ा रहा है वो एक भी मिनट लेट पहुंचेंगे। तो कार में लगा हुआ उस छोटे से मॉनिटर में जियांग मेंसन का सभी न्यूज़ दिखाया जा रहा था। चारों तरफ मानो खुशियाँ ही खुशियाँ छाया हुआ था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वेडिंग की चर्चा था क्योंकि उन्होंने वेडिंग को लास्ट मोमेंट पे आके रिवील किया था। इसकी वजह से सभी रिपोर्टर्स सभी मीडिया वाले सिर्फ सब जियांग मेंसन में थे। लैनी एक एक करके सभी न्यूज़ चैनल स्क्रॉल करते जाती है। वोंग जी जो कि गाड़ी इतना तेज़ चला रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उस मॉनिटर की तरफ उसका पूरा ध्यान था। वो बस ये उम्मीद कर रहा था कि काश यहाँ पर विंग एक बार के लिए भी दिख जाए। लेकिन उसका पूरा उम्मीद में पानी पड़ गया क्योंकि विंग को एक बार के लिए भी किसी ने भी नहीं दिखाया। उस मॉनिटर में विंग का चेहरा एक पल के लिए भी कैप्चर नहीं हुआ। अब तो वोंग जी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और वो बेचैन होता जा रहा था। जितना भी बचा खुचा एनर्जी था वो सब लगा देता है और गाड़ी को इतना तेज़ भगाता है कि अगले ही पल वो लोग जियांग मेंसन में थे। वोंग जी गाड़ी को पार्क करके तुरंत गाड़ी से उतर जाता है और अपने मातर के लिए गेट बिना खोले ही निकलने लगता है। तभी लैन भी वोंग जी को डांटते हुए कहता है, कहाँ गया तुम्हारा तमीज़? क्या तुम्हें इतना भी तमीज़ नहीं है कि तुम अपने मातर के लिए गेट आकर खोलो? वोंग जी सॉरी मातर कहता है और तुरंत जाके गेट खोल देता है। जैसे ही लैनी कार से उतरती है वोंग जी तुरंत वहाँ से जाने लगता है लेकिन लैनी वोंग जी के हाथों को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। वो कहती है कि आखिर ये गिफ्ट कौन ले जाएगा? वोंग जी ने कहा, गिफ्ट तो फादर और ब्रदर लेके गए हैं ना। लैनी ने कहा, हाँ वो लोग लेकर गए हैं लेकिन कुछ गिफ्ट है जो मैं पर्सनली देना चाहती हूँ और तुम्हें ये सब ले जाना है। ये कह के उसने कार की तरफ इशारा कर दिया। वोंग जी ना चाहते हुए भी कार की तरफ गया और 2-4 गिफ्ट्स था वहाँ पे जो वो उठाने लगा। लैनी जानबूझकर कोई ड्राइवर या फिर सर्वेंट्स को नहीं लाई थी क्योंकि उसे वोंग जी को तंग जो करना था। वोंग जी मन ही मन सोचता है कि इस वजह से उसका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अब तक तो वो जाकर पार्टी में विंग को ढूंढ भी लेता। फाइनली वो लोग वेडिंग हॉल पे एंटर करते हैं। जियांग फेंगमियान रोड पे ही खड़े हुए थे और सभी गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। जैसे ही लैन ई और वोंग जी की एंट्री हुआ फेंगमियान ने उन्हें वेलकम किया और मैरिज हॉल में जाने के लिए कहा। वोंग जी से फेंगमियान कुछ नहीं कह रहे थे। वोंग जी बस फेंगमियान को ग्रीट किया। फेंगमियान ने भी उसे उल्टा अंदर जाने के लिए कह दिया। वोंग जी अपने मन में सोचता है कि थैंक गॉड यहाँ पे जियांग चंग नहीं है। अगर वो खरगोश यहाँ पे होता तो पक्का मुझे एक खूंसा पड़ जाता। वोंग जी वेडिंग हॉल में एंटर करते ही चारों तरफ विंग को ढूंढने लगता है लेकिन वो विंग को कहीं भी दिख नहीं पाता। वो सोचता है कि वो दूसरे जगह जाके विंग को ढूंढेगा। वो वहाँ से निकल ही रहा था कि उसके मदर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, चुपचाप मेरे साथ रहो, कहीं भी जाने की कोशिश मत करना। तभी उसकी मदर ने कहा, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, जो कह रही हूँ चुपचाप बस वो करते जाओ। वोंग जी के पास अब कोई चारा नहीं था अपने मदर की बातों को मानने के अलावा। दूसरी तरफ विंग और जियांग चंग अपने सीचे के साथ थे और उसे तैयार करा रहे थे। यानली बार बार दोनों को कहती है कि हसियान आ चंग, जाओ तुम दोनों रेडी हो जाओ। तुम सुबह से मेरे पीछे लगे हो। मेरे पास मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, वो संभाल लेगा। तभी विंग कहती है, नहीं सीचे, हमें देखना भी तो है कि वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं। ये कह के दोनों अपने सिस्टर को प्यार से निहार रहे थे। दोनों ब्रदर अपने सीचे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उन लोगों के जन्म के बाद लैंडम यू के बाद सीचे उनके सीचे ने उन्हें बिल्कुल बच्चों जैसा बड़ा किया है। हालांकि जियांग चंग और यानली दोनों ही ट्विंस थे लेकिन यानली चंग से कई ज़्यादा मैच्योर और समझदार थी। जब उसके पेरेंट्स काम पे बाहर जाते थे तब वही अपने दोनों ब्रदर्स को संभालती थी, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखती थी। इसीलिए वो एक सिस्टर से ज़्यादा एक मदरली फिगर था अपने दोनों भाइयों के लिए। वैसे अभी उन लोगों के साथ उस मेकअप के कमरे में थी। वैसे को विंग ने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था। वैसे को बिल्कुल यानली जैसा तैयार किया गया था। वैसे अभी एक छोटी सी वेडिंग गाउन पहनी हुई थी और बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, मानो कि वो यानली का बिल्कुल छोटा वर्जन है।
दोनों भाई जब कंफर्म कर लेते हैं कि उनके सीजे का हेयर मेकअप ड्रेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, तब दोनों को याद आता है कि हाँ, दोनों को भी तैयार होना है। अब तक उनके सीजे बार बार कह रही थी कि जाओ और तैयार हो जाओ, लेकिन तब उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी अचानक से इन लोगों को याद आया कि तैयार होना है। विंग कहता है, देखो ना सीजे, कितनी कम टाइम बचा है, आखिर इस कम टाइम में हम रेडी कैसे हो पाएंगे भला। विंग के बातें ख़त्म होते ही यानली ने विंग को एक डार्क लुक दिया। दरअसल यानली प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से वो आजकल बहुत ही मूडी हो गई थी और हर वक्त उसका मूड स्विंग्स बहुत ही गंदे तरीके से निकलता था। जब यानली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तभी उसने और जिसोन ने डिसाइड किया कि वो लोग शादी करेंगे। विंग और जेंग को पता है कि जब उसकी सीजे ऐसे लुक देती है तब उन लोगों की सामत आने वाला होता है। दोनों तुरंत वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन यानली कहती है कि चुपचाप यही के खड़े रहो, मैंने पहले ही अपने असिस्टेंट से कह दिया है कि तुम दोनों की ड्रेस वगैरह सब कुछ रेडी रखे, वो यहाँ सब कुछ ला रहे हैं, तुम लोग रेडी होकर रहो। लुहान कहता है, हे भगवान, आखिर ये क्या हालत है, तुम दोनों अब तक तैयार क्यों नहीं हुए। सभी गेस्ट आ चुके हैं, तुम दोनों को आइडिया भी है कि अभी थोड़ी देर बाद ही वेडिंग स्टार्ट होने वाला है। विंग और जेंग दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। अगर वो लोग अपने सीजे की वेडिंग में सही टाइम पर ना जा पाए तो उनके सीजे उन्हें नहीं छोड़ेंगी। यानली वही बैठे बैठे दोनों को घूर रही थी, मानो कि वो अपने नजरों से ही दोनों को खा जाएगी। लुहान के पीछे पीछे लुहान की मदर और मैडम यू दोनों ही चले आए थे। वो लोग जब इन लोगों की ये हालत देखता है तो कहते हैं, ये क्या हालत बना रखा है तुम दोनों ने, क्या तुम दोनों को शादी में नहीं जाना, तुम लोग अभी तक तैयार भी नहीं हुए, अभी तक तो तुम लोगों ने ड्रेस भी वेयर नहीं किया, आखिर कब करोगे तुम लोग। यानली गुस्से से कहती है, मदर, इन दोनों को कह दो अच्छे से कि अगर मेरे स्पेशल डे पे इन दोनों की वजह से कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैडम यू यानली को हक करती है और उसके चिन पे एक काला टीका लगाती है और कहती है, आली, इस हालत में तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पहले तुम शांत हो जाओ, ये लोग आ जाएंगे, तुम्हारी फादर तुम्हें लेने के लिए आती ही होंगी, लेकिन चलो पहले तुम्हारे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जाकर उन लोगों से मिल लो, तब तक ये लोग रेडी हो जाएंगे, ठीक है। यानली हामी से अपना सिर हिलाती है। वही सियाजो की दूसरी तरफ उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ बातें कर रही थी और उसे परेशान कर रही थी कि मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। जब वो अपना काम ख़त्म करके यहाँ आती है तो देखती है कि उनकी लुसु की मदर आई है। लुहान की मदर और फादर के साथ भी वैसिया की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ तक कि लुहान के ओमेगा उसका फियोन्से से भी वैसिया की अच्छी बनती थी। वैसिया जैसे ही लुहान की मदर की आवाज़ सुनी तब उसने ग्रैंडमा कह के जोर से लुहान की मदर के ऊपर छलांग लगा दिया। लुहान के मदर ने तुरंत उसे कैच कर लिया और उसे कहा कि वैसिया, तुम्हारी इतनी सुंदर ड्रेस खराब हो जाएगा, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे पागलों की तरफ उछल कूद कौन करता है, वो भी इतने सुंदर तैयार होने के बाद। वैसिया सभी की तरफ देखती है और कहती है कि बताओ बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने बिल्कुल अंट जैसी मेकअप किया है और ड्रेस भी पहनी है, कहीं आंट की जगह सब मुझे ही ब्राइड ना बोल दे। ये कह के वैसिया अपना ब्लशिंग फेस छुपाने लगी, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था शादी के नाम पे। वैसिया की हरकतों को देखकर सभी लोग हंसने लगे। वैसिया तब अपने मम्मा की तरफ मुड़ा और कहा, मम्मा, अंकल, आप लोगों को शादी में नहीं जाना क्या, तब से बोल रहे हैं आंट की तैयार हो लो तैयार हो लो, देखना अब आप लोग शादी नहीं देख पाओगे, आपके आने से पहले ही शादी हो जाएगा आंट की। ये कह के उसने अपने मदर और अंकल की तरफ जीप दिखा दिया। लुहान ने कहा, प्रिंसेस, बिल्कुल बैड मैनर से, तुम्हें ये किसने सिखाया। लुहान की बातों को सुन के वैसिया लुहान की तरफ ऐसे देखा कि मानो वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ड है। तभी सभी ने कहा कि चलो ठीक है, दोनों को तैयार होने दो, चलो तुम लोग यहाँ तैयार हो जाओ, मैं यानली को लेके जाती हूँ। ये कह के सभी वहाँ से निकल गए। लुहान ने कहा कि मैं वैसिया को लेकर नीचे जाता हूँ, तब तक तुम लोग रेडी हो के आओ। दरअसल एक ही कमरा था, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिससे कि 4-5 लोग आराम से एक दूसरे को बिना देखे भी रेडी हो सकते थे। दूसरी तरफ वोंगजी था, जो कि अपने मदर से अपने हाथों को छुड़ाकर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरफ विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विंग अब तक कहीं नहीं दिखा था। वो सोच रहा था कि आखिर विंग आया क्यों नहीं अब तक, ना ही विंग और ना ही जियांगजेंग कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि दोनों पार्टी में ही नहीं आएंगे। फिर वोंगजी सोचता है कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, दोनों को तो आना ही है, क्योंकि उनके प्यारी सिस्टर का वेडिंग था। और वोंगजी जितने भी दिन विंग के साथ रहा था, उसने यह नोटिस किया था कि तीनों सिबलिंग्स में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, और वो विंग के सीजे तो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि विंग यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो वोंगजी से नहीं मिलना चाहता। वोंगजी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल पल रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया और वहीं पे रुक गया। वोंगजी को तो अपने सामने कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वही छोटी बच्ची थी जिसके साथ वोंगजी का मॉल में टक्कर हुआ था।
वैसी अभी वांगजी को देखकर तुरंत समझ जाती है और कहती है, यू बैड अंकल, आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपने मुझे धक्का मारा। अगर आपकी वजह से मेरा सुंदर सा ड्रेस कहीं खराब हो जाता तो मैं फिर से अपने ग्रैंडपा से आपको शिकायत करूँगा। देखना, अब तो मेरे ग्रैंडपा यहाँ भी है, वो आपको अच्छे से मजा सिखाएंगे। ये कह के से तुरंत वहाँ से भाग गई। वांगजी सिया से बातें करना चाहता था लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। वो बच्ची तो तूफान की तरफ आके वांगजी से टकराई, आंधी की तरफ वांगजी को डांटा और फिर तूफान की तरफ वापस चली गई। वांगजी को अब कहीं ना कहीं वैसिया को देख के ऐसा लग रहा था कि काश उसकी भी एक ऐसी प्यारी बेटी होती। बचपन से ही वांगजी को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब उसे पता चला था कि वे प्रेग्नेंट है और वो फादर बनने वाला है, वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन एक पल में वांगजी का सारा खुशी, सारा सपना टूट गया था। और आज सिया को देख के वांगजी को वो सारी पल याद आ रहा था। अगर विंग वांगजी के साथ होता तो शायद वांगजी और विंग का भी इतना ही एक बच्ची होती। वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बार काउंटर की तरफ गया और एक ड्रिंक उठा लिया। वो उस ड्रिंक को पीने ही जा रहा था कि उसने तभी वैसिया को नोटिस किया, जो कि एक आदमी का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। वो आदमी और कोई नहीं, वही आदमी था जो कि मॉल में वांगजी से टकराया था। वांगजी को लगा कि ये उसका फादर है। वो अपने मन में सोचा कि ये इंसान कितना लकी है कि उसका एक क्यूट सी बेटी है। हर किसी को इतना ज़्यादा खुशी और लक कहाँ मिलता है भला। ये कह के उसने ड्रिंक को सिप को पीने लगा। वांगजी को अब ये पार्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस इस पार्टी से जल्द निकलना चाहता था, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वांगजी इस पार्टी में आया था उसका वो उम्मीद पूरी तरह से टूट गया था और वांगजी पूरा हताश हो गया था। एक पैक पीने के बाद वांगजी दूसरी पैक को लेने जा रहा था कि तभी किसी ने अनाउंस किया कि कृपया सब लोग अटेंशन दीजिए, ब्राइड की एंट्री होने जा रही है, तो सभी लोग प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। वांगजी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता है कि वो नहीं जाएगा तो उसकी मदर उसे डांटेगी। लेकिन शायद ये एक लौता वजह नहीं था कि वांगजी वहाँ जाना चाहता था। वो अपने मन ही मन कुछ इमेजिन कर रहा था और सोच रहा था कि अगर वो और विंग आज एक साथ होते तो कितना खुश होते। दोनों एक साथ विंग के सीजे की शादी का अटेंड करते। विंग कितना ज़्यादा खुश हो रहा होता और वांगजी विंग के साथ हर जगह पे प्लॉटिंग करता। वांगजी डे ड्रीमिंग कर रहा था। तभी एक बार फिर से जोरों शोरों से तालियों की बरसात होने लगी और वांगजी का ध्यान भंगा। वांगजी को पता ही नहीं चला कि कब वो अपनी जगह से उठकर उस वेडिंग हॉल की तरफ चले गए, जहाँ से ग्रूम अपनी ब्राइड के लिए इंतज़ार कर रहा था और ब्राइड एंटर कर रही थी कि तभी वांगजी की नज़र उस इंसान पर पड़ा जिस इंसान को वांगजी पागलों की तरह कुछ सालों में ढूंढता फिरा था। विंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा था, लेकिन वांगजी की आंखों से देखो तो विंग इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत ओमेगा लग रहा था। विंग यानली के एक तरफ विंग और जियांगचंग था, दूसरी तरफ उसके दूसरे हाथों को पकड़ के उसका फादर उसे मैरिज ऑल्टर पर लेके आ रहे थे। लेकिन वांगजी की नज़र सिर्फ और सिर्फ विंग पर ही गड़े हुए थे। उसे तो ख्याल तक नहीं था कि यानली की शादी हो रही थी। वांगजी बस विंग को ही घूरे जा रहे थे। वांगजी को भनक भी नहीं लगा कि कब वांगजी के मदर और फादर आके वांगजी के दोनों साइड खड़े हो गए। वांगजी सिर्फ और सिर्फ विंग को देखने में और निहारने में बिजी था। इस बार भी यानली का हाथ जिन जिसुआन के हाथों में देने से पहले जियांग फैंगमैन ने वही वर्ड्स बोले जो कि उसने वांगजी से कुछ सालों पहले कहा था विंग के लिए। उसने जिसुआन को कहा कि मैं तुम्हें अपना सबसे प्रीसियस चीज़ दे रही हूँ। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम उससे पोर फील कर चुके हो या फिर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम उसे नहीं रख सकते अपने पास, तो प्लीज़ उसे कभी भी हर्ट मत करना। बस उसे बाइज्जत मेरे पास रख के आना। मैं अपने बच्ची को संभाल लूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मैं एक पिता होके, कभी भी मेरे बेटी को ज़रा सा भी हर्ट मत होने देना। ये बोलकर फैंगमियान ने मन में सोचा, मैंने पहले ही अपने एक बच्चे को हर्ट होते हुए देखा है, अब दूसरे को देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो ये सारे शब्द जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ विंग भी खड़ा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग थे। अगर फैंगमियान ऐसा वैसा कुछ बोल देते तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता। और फैंगमियान ने सभी चीज़ों को परफेक्टली अरेंज किया था। वो नहीं चाहता कि ज़रा सा भी कंट्रोवर्सी हो या फिर ज़रा सा भी उसकी बेटी का ये स्पेशल डे में दाग लगे। यानली के हाथों को जिनजिसान के हाथों में देने के बाद तीनों मेल अपने हाथों को चुरा लिया और यानली के साइड होकर खड़े हो गए। प्रिंस ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। फाइनली दोनों ने एक दूसरे को किस किया, एक दूसरे की तरफ वाउज ली और वेडिंग कंप्लीट हो गया। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद अभी भी पार्टी बाकी था, इसीलिए सभी लोग पार्टी में घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वांगजी सिर्फ और सिर्फ विंग को ही देख रहा था। वांगजी की नज़र कुछ देर के लिए विंग से हट गया था, क्योंकि वांगजी के मदर ने वांगजी से कुछ कहा था। वांगजी ने ये तो नोटिस नहीं किया कि उसके मदर ने क्या कहा, लेकिन जब तक वो विंग की तरफ वापस मुड़ता था विंग वहाँ से जा चुका था।
शायद विंग को भी पता लग चुका था कि वांग जी उसे घूर रहा है, इसलिए विंग वहाँ से चला गया था। तभी वांग जी विंग को ढूंढते ढूंढते दूसरे साइड गया और उसने देखा कि वही छोटी बच्ची, वही इंसान और विंग तीनों एक साथ खड़े थे। तीनों को देख के लग रहा था कि एक परफेक्ट फैमिली है। ऊपर से वांग जी और लुहान का ड्रेस काफ़ी सिमिलर था। दोनों ने रैंडमली अपना ड्रेस को पिक किया था, लेकिन आखिर में दोनों एक पेयर बन गए थे। सभी को लग रहा था कि दोनों ने मैचिंग करके पहना है, इसीलिए सभी को ये गलतफहमी हो रहा था कि दोनों ही शायद कपल है। वही वांग जी के बाजू में कुछ रिपोर्टर्स खड़े हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे कि जरा उन तीनों को देखो, बिल्कुल आइडल फैमिली लग रहा है। दोनों ही कितना हैंडसम है ना। ओमेगा को देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वो अल्फ़ा को देखो, ये ओमेगा तो जियांग फेंगमी के छोटा बेटा है ना। कुछ सालों पहले इसकी शादी तो हमारे होने वाले किंग के साथ हुआ था, और फिर इन दोनों का डिवोर्स भी हुआ है, मैंने सुना था। लेकिन शायद ये लोग अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसीलिए तो दोनों साथ है। और देखो दोनों का एक बच्चा भी है। हाँ यार सच में, दूसरे इंसान ने कहा, हाँ यार सच में बहुत ही अच्छा फैमिली, इतना परफेक्ट ओमेगा हमारे किंग डिज़र्व नहीं करता था। तभी तो उसने उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था। तीसरे इंसान ने कहा, अरे क्या कह रहे हो, हर्ट किया था? दूसरे इंसान ने कहा कि हाँ, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं से पता करवाया था कि दोनों का डिवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे होने वाले अल्फ़ा का एक मिस्ट्रेस थी, जिसके लिए वो अपने ओमेगा को सिखाने से मना कर दिया था। तो और उसको फिजिकली अब्यूज़ भी किया था और मेंटली भी, इसलिए तो दोनों का डिवोर्स हुआ है। जो फैमिली पहले एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अब वो एक दूसरे के एनिमी से। तभी दूसरे रिपोर्टर्स कहते हैं, अच्छा तो फिर किंग क्वीन होने वाले अल्फ़ा सभी शादी में आए हैं ना। तो दूसरे रिपोर्टर ने कहा, वो तो बस फॉर्मेलिटी है, सब दिखावा है दिखावा, बाकी अंदर की बात कोई नहीं जानता। तभी उसके बाजू में खड़ा हुआ तीसरा रिपोर्टर कहता है कि कैसा होगा कि हम इसका ब्रेकिंग न्यूज़ बना दें, हमारा अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा और हमें बहुत प्रॉफिट भी होगा, हमारा एजेंसी सब एजेंसी में आगे भी होगा। तभी दूसरे रिपोर्टर उसे आँख दिखाते हुए कहता है कि खबरदार ऐसा कोशिश भी मत करना, प्रॉफिट तो दूर की बात है, तुम अपना करियर खो बैठोगे। अगर तुमने इस दोनों फैमिली से पंगा लिया ना, तो दोनों में से किसी ने कोई भी तुम्हें रास्ते में चलने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। दोनों इतने पावरफुल फैमिली है, इसीलिए तो अब तक कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर इतना सब कुछ हो गया। हम भी जानकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि हमें भी अपना मुख बंद करना है, हमारे भी फैमिली है, हमें भी अपना पेट पालना है। किसका क्या है किसका नहीं, हमारा क्या जाता है, हमें तो जो थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रहा है उसे ही कवर कर लो, इससे ही हमारे चैनल को अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। बाकी इधर उधर की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, वरना चैनल का ग्रोथ तो दूर, हमारा चैनल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वांग जी जो कि थोड़ी दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था, वो उन दोनों तीनों की तरफ एक डेथ ग्लेयर दे रहा था, लेकिन तीनों ने नोटिस नहीं किया कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है। वांग जी उन तीनों की सभी बातों को नहीं सुना था, उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि वो तीनों कपल परफेक्ट फैमिली है और तीनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और वो बच्ची उन दोनों का चिल्ड्रन है। वांग जी बस इतना ही सुना था, बाकी का किसी भी बात पे वांग जी का ध्यान ही नहीं था। तभी उन तीन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर्स की ध्यान वांग जी पर गया, जो कि उन लोगों को एक मर्डरस लुक दे रहा था। तभी उन्होंने साथ ही साथ वांग जी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अल्फ़ा हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे हम तो बस सिर्फ यहाँ की खबरें कवर करेंगे। हाँ, ये कह के वो तीनों फिर से वांग जी की तरफ एक दिल से वो किया और वहाँ से निकल गए। वांग जी विंग की तरफ देखता है और मन में सोचता है, तो क्या विंग ने फिर से शादी कर लिया और ये बच्चे उन दोनों के चिल्ड्रन हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विंग दूसरी शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मार्क थे। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता नहीं चलता। तभी वांग जी को कुछ याद आया और उसे हार्श रियलिटी का एहसास हुआ। उसे याद आया कि जब वो फे के साथ था तब अक्सर उसका तबीयत ख़राब होता रहता था। डॉक्टर ने उसे कहा था कि ये सब इसलिए क्योंकि उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। और तो और वांग जी को कई बार ऐसा फील होता था कि उसके नेक का वो निशान, उसका ओमेगा का दिया हुआ वो मार्क चलता था और उस वांग जी के पूरे बदन में मानो आग सा चल उठता था। वांग जी को तब लगता था कि वो किसी के साथ इंटीमेट होता था, लेकिन अगले पल वांग जी ने सोचा था कि वांग जी का वो सब कुछ वहम था। लेकिन क्या वो सब कुछ वांग जी का वहम नहीं था? क्या उसी की वजह से उस बच्ची आज इस दुनिया में है? वांग जी तरह तरह की बातें सोच रहा था। दूसरी तरफ विंग जो कि अपने बच्ची के साथ खेल रही थी और वो इंसान भी विंग के साथ बहुत ही मस्ती कर रहा था। वांग जी को ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि
काश काश उस दिन वो सब कुछ ना होता। काश कि वो विंग को इतना तकलीफ ना पहुंचाता। काश कि उन दिनों वो विंग की तरफ एक बार देख लेता और विंग को वो इज्जत, वो प्यार देता जो विंग डिजर्व करता था। उन दिनों अपने नादानी के चलते किसी और के बस में आके वांग जी ने विंग के साथ बहुत ही गलत किया था। लेकिन आज वांग जी को सब कुछ रियलाइज़ हो रहा था कि आखिर उसने क्या किया था। आज वांग जी बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जिस जगह का भी विंग खड़ा था। कैसे वांग जी अपने गर्लफ्रेंड फ्रे के साथ विंग के सामने रंगरलियां मनाता और कैसे विंग को सब कुछ झेलना पड़ता। आज सिचुएशन सेम है पर इंसान रिवर्स है। आज विंग की जगह वांग जी और वांग जी की जगह विंग खड़ा था। वांग जी सोचता है कि विंग तो फिर भी उस अल्फा के साथ अपने बच्ची को लेकर खुश है, लेकिन वांग जी ने क्या किया था? वांग जी ने तो विंग को इतना तकलीफ पहुंचाया था। इस वजह से शायद आज वांग जी भी ये तकलीफ डिजर्व करता है। शायद मून गॉडेस वांग जी को यही सजा देना चाहता था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि अगर विंग उस इंसान के साथ खुश है तो वो विंग को अपने हालात पर छोड़ देगा। वो विंग की ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले वो बस एक बार विंग से माफ़ी मांगना चाहता था। उसे पता था कि वो किसी भी तरह से माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो आज विंग से माफ़ी ना मांग पाता तो वो पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में रहता कि उसकी वजह से एक मासूम ज़िंदगी तबाह हो गया। कई देर तक विंग और लुहान को ऐसे घूरते हुए वांग जी को सडनली याद आया कि वो इस लड़के को पहले से ही जानता है। ये तो विंग का बेस्ट फ्रेंड था ना, जो कि उन दोनों की शादी में भी गया था। वांग जी ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया या कि वो उस लड़के को कहाँ देखा है। लेकिन अगर वो विंग का बेस्ट फ्रेंड हुआ तो वो विंग के साथ क्या कर रहा था? वो एक अल्फा है, उसका खुद का भी तो ओमेगा होगा ना। शायद वांग जी जो सब कुछ सोच रहा है वो सब गलत है। वो बस विंग से मिलकर एक बार सब कुछ क्लियर करना चाहता था और विंग को एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता है। भले ही विंग उसे माफ़ करे या ना करे, ये पूरा विंग के ऊपर था। देखते ही देखते पार्टी ख़त्म हो गया और अब वेडिंग बैंक्वेट का टाइम था। वांग जी पूरे टाइम बस अपने लिए एक मौका ढूंढ रहा था कि ताकि वो विंग को अकेला पाए और उसके साथ बात करे, क्योंकि यहाँ वो कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो बस एक मौके के इंतज़ार में था, लेकिन अब तक वांग जी को एक भी मौका नहीं मिला, क्योंकि विंग वैसिया और लुहान को छोड़कर कहीं जा ही नहीं रहा था। और अगर एक दो बार चला भी गया तो जियांग चैंग हर वक्त उसके साथ रहता था, मानो कि जियांग चैंग विंग को पहरा दे रहा है और वांग जी को इशारों में वार्न कर रहा है कि मेरे भाई से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चाहे जियांग चैंग वांग जी को कितना भी वार्निंग दे, लेकिन वांग जी तो अब उस भूखे शेर की तरफ था जो कि अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, और शिकार के आते ही वो शिकार को अपने पंजे से दबोच लेगा। बैंक्वेट से पहले वो वांग जी देखता है कि उसके मदर विंग से कुछ बातें कर रहा है। सिर्फ उसके मदर ही नहीं, उसके फादर और उसके काका भी जाके विंग से बातें कर रहा है। वांग जी मन ही मन सोचता है कि वो लोग आखिर बात क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो क्या वो लोग पहले से ही विंग से बातें करते हुए आए थे और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि उन लोगों को विंग के बारे में कुछ पता है? वांग जी उस छोटी बच्ची को भी देख रहा था जो कि उसके मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रही थी और उसकी मदर के गोदी में चढ़ के उसकी मदर के गालों में किस कर रही थी। वांग जी को वो देख कर बहुत ही हार्ट वार्मिंग फीलिंग हो रहा था। वांग जी को लग रहा था कि वो इस बच्चे से बहुत ही ज़्यादा अटैच है। सिर्फ 2 दिन मिलने से ही ऐसे ही कोई किसी के साथ अटैचमेंट इतना जल्दी नहीं बना लेता। वांग जी मन ही मन सोच रहा था कि शायद ये विंग की बच्ची है, इसीलिए वांग जी को ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी अब विंग को अपने दिलो जान से प्यार करता था, इसीलिए शायद विंग के हर चीज़ में उसे अटैचमेंट फील हो रहा था। वांग जी को तो अब अपने मदर से भी जलन हो रहा था, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो भी उस बच्ची को गोदी में ले और उस बच्ची के साथ खेले, लेकिन वांग जी को वो मौका ही नहीं मिला था। और ऊपर से वो बच्ची तो जब भी वांग जी को देखती है तभी वांग जी के ऊपर चिढ़ जाती है। वांग जी उन लोगों के पास जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता ही है कि तभी वो देखता है कि सब लोग अलग अलग चले गए हैं। विंग उस बच्ची को लेकर दूसरी तरफ चला गया है और उसके मदर फादर वही भी खड़े हैं। वांग जी उन्हें जाकर पूछते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे थे। वांग जी के मदर कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या, हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं हमारे बीच का मामला है। वांग जी कहता है, लेकिन उसके मदर कहता है कि अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम खुद कोशिश करो, हमारा सहारा मत लो या फिर हमें चारा मत बनाओ। वांग जी के मदर ने इशारों में वांग जी से ये कह दिया था कि तुम जाओ और विंग से बात करो, मतलब कि विंग भी शायद वांग जी से बात करना चाहता था। इसीलिए बैंक्वेट के बाद जब सभी गेस्ट चले जाते हैं और यानली को लेकर जिन जिस्योन अपने घर के लिए निकल जाते हैं, तब वांग जी विंग को थोड़ी देर के लिए अकेला देखता है और इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कोई और आ जाए वांग जी तुरंत विंग के पास चला जाता है। वांग जी दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हुआ था। जब वांग जी विंग अचानक से वांग जी की तरफ घूरता है तो वो डर जाता है।
वांग जी को अचानक से ऐसे सामने देखकर विंग को समझ नहीं आता कि वो वांग जी से क्या कहे। विंग दूसरी तरफ वांग जी को पास फिरा के चले जाना चाहता था, लेकिन वांग जी ने फिर से विंग के सामने जाकर खड़े हो गए। विंग को इस बार गुस्सा आया। विंग ने कहा कि मिस्टर लैन, मुझे जाने दीजिए, आपको प्रॉब्लम क्या है? तभी वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो। विंग ने कहा, देखिए जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप ऐसे मुझे नहीं रोक सकते। आप हटिए, मुझे जाना है, मुझे अपने बच्ची के पास जाना है। वांग जी कहते वो विंग वो बच्ची वो वांग इससे पहले कि वांग जी कुछ और अस्यूम करता, विंग उसे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची है, उसका नाम भी अपने ज़ुबान से मत लेना। ये कह के विंग फिर से गुस्से में चले जाना चाहता था, लेकिन वांग जी फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत दिनों बाद वांग जी को चांस मिला था विंग को देखने का और विंग से माफ़ी मांगने का। अब इस चांस को वांग जी ऐसे ही नहीं गवा सकता था। वो विंग को इस बार तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता था, उसकी बातों को बिना सुने ही। विंग वांग जी के ऊपर गुस्सा होकर चिल्लाता है, मिस्टर लैन। इससे पहले कि विंग और कुछ कह पाता, वांग जी सीधा अपनी नींव पर बैठ गया विंग के सामने और माफ़ी मांगने लगा। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने जो गलती किया है उसका कोई माफ़ी भी नहीं है। मैं खुद ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? वांग जी की आंखों में आंसू था। वांग जी की आंखों से आंसू टिप टिप करके नीचे गिर रहा था उसके गालों से होते हुए, लेकिन विंग ने नोटिस नहीं किया। विंग दूसरी तरफ अपने मुंह को फिराए हुए खड़ा था। वांग जी फिर से उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ कि मैं तुमसे यहाँ आके माफ़ी मांगूँ, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो यकीन मानो मैं इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगा। मुझे हर वक्त अपने गुनाह सताता रहता है, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो। इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोल पाता, अचानक से वो धड़ाम से कहीं दूर जाके गिरता है। विंग पूरा शॉक हो गया था कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि विंग भी वांग जी को कुछ बोलने ही जा रहा था। उसने नीचे झुका, तभी देखा कि वांग जी को किसी चीज़ ने बहुत ही दूर गिरा दिया। वांग जी इतना दूर जाके गिरा था कि उसके सिर पे चोट लग गया था और उसके सिर से खून निकलने लग गया था। वांग जी की जगह जगह से खून निकल रहा था और खरोंचों के निशान था। तब भी विंग अपने सामने देखा जियांग चंग को, जो कि गुस्से से दिल मिला रहा था और अपने उल्ट फॉर्म में था। जियांग चंग शुरू से ही वांग जी के इंटेंशन को जानता था। वो जानता था कि वांग जी विंग को यहाँ हर्ट करेगा, इसीलिए वो बस शुरू से ही वांग जी के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा था। लेकिन उसने ज़रा सा अपने भाई से नज़र क्या हटा लिया, उस इंसान को मौका मिल गया उसके भाई को परेशान करने का। जियांग चंग बेहद गुस्से में था और वो वांग जी जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ छटपटा रहा था, उसे उसके ऊपर फिर से जंप किया और उसे मारने ही जा रहा था कि तभी विंग वांग जी के सामने आ गया और जियांग चंग के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। जियांग चंग के नाखूनों से वांग जी के हाथ में थोड़ा सा कट लग गया, लेकिन जियांग चंग को जब एहसास हुआ कि यह विंग है, तभी उसने अपने अटैक करने की तेज़ी को धीमी कर दिया था, जिसकी वजह से विंग को ज़्यादा तेज खरोच नहीं लगा था। जियांग चंग अब अपने इंसानी रूप में आते हुए कहता है कि वेबूसियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे क्यों बचाने जा रहे हो? उसकी वजह से तुम्हें लग गया, ठीक हो ना तुम? आसियान, तुम ठीक हो ना? ये कह के जियांग चंग विंग के पास जाने लगा कि तभी विंग ने जोर से जियांग चंग को हाथों को झटक दिया और कहा, तुमने क्या किया है? विंग जोर जोर से रो रहा था। वांग जी वहीं पर जमीन पे पड़ा हुआ छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वांग जी की सांसें धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उस हॉल में अब सिर्फ जियांग और लैन फैमिली और कुछ सर्वेंट्स थे जो कि वहाँ पर क्लीनिंग कर रहा था। किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे ही सबको पता चला, सभी लोग हैरान हो गए। अगर किसी को भी ज़रा सा भी भनक लगता था, वो जाके तुरंत जियांग चंग को रोकते। तभी सभी के नज़र ज़मीन पर पड़ा हुआ वांग जी पर पड़ा, जो कि छटपटा रहा था और विंग के गोदी में अपना सिर रखा हुआ था। विंग अपने हाथों से वांग जी के बालों को सहला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे नहीं जा सकते, उठ जाओ, अपना आंखें खोलो। वांग जी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल आंखें नहीं खोल पाता। वो अपने आप को संभालता है और अपने मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, आई एम सॉरी। ये कह के वांग जी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वैसिया, जो कि वहीं पे लोहान के साथ खड़ी थी, इन सारी चीज़ों को देखकर बिल्कुल शॉक हो गई थी और पैनिक करने लगी थी। वैसिया रोने लग गई थी अपने सामने ऐसा कुछ सीन देखकर। वैसिया को बचपन से ही वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक बचपन से ही शांत स्वभाव में बड़ा हुआ था। उसकी फैमिली ने अभी तक उसने एक भी वायलेंस नहीं देखा था। सिर्फ उस दिन आर्ट गैलरी में जाके उससे जितना भी एहसास हुआ था, आज तो उसके सामने उससे भी कहीं ज़्यादा था। और ऊपर से अपने प्यारे मामा को ऐसे रूप बदलते हुए देखकर वैसिया बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उसने लोहान के चेस्ट पर अपना फेस को छुपा के रोने लगी थी। लोहान को वैसिया के बातों को समझते हुए तुरंत उसे वहाँ से ले जाता है और उसे सहलाने लगता है, क्योंकि अभी वैसिया अपना सही स्टेट में नहीं थी।
चलिए आज की पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या लगता है आपको कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है? आखिर विंग और वांगजी मिल गए हैं, लेकिन क्या विंग वांगजी को माफ़ कर पाएगा? और क्या वांगजी फिर से अपना होश में आएगा कि यही वांगजी का आखिरी दिन होगा? आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों माफ़ कर देना, मैं आज भी स्टोरी को ख़त्म नहीं कर पाई। दरअसल मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ और कहानी का जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, लेकिन कहानी में कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है और कहानी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन चिंता मत करना, इसकी बस और एक या फिर 2 ही पार्ट बनेंगे, शायद 2 पार्ट बनेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे।